हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब भी किसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो है जब बल लगाया जाता है तो कार्य आप किस तरीके से निकालेंगे, ये हमने जाना था। बेसिकली वह जो मेथड था वो आपका ग्राफिकल मेथड था, यानी ग्राफ के माध्यम से आप किस तरीके से कार्य को कैलकुलेट करें। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल फोर्स के कारण कार्य को हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से, यानी गणितीय तौर पर किस तरीके से हम इसे जो है यहाँ पे करें। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को P पर रखा गया है, P बिंदु पर यहाँ पे रखा गया है। अब क्या किया गया, यहाँ पर बल लगाया गया। P बिंदु पर रखा गया, यहाँ पर बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया और फोर्स लगाया गया और फोर्स के कारण क्या हुआ, विस्थापन हुआ, ds विस्थापन। बल लगाया गया, कैसे लगाया गया, इस दिशा में, इस दिशा में बल लगाया गया। बल के कारण क्या हुआ, विस्थापन हुआ इस दिशा में, यानी इस ओर, ठीक है, इस ओर हुआ। तो यहाँ पे जब आपने फोर्स लगाया है तो इसको अगर आप दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करो तो ये आ गया आपका F साइन थीटा और ये हो गया आपका F कॉस थीटा, ठीक है। तो F कॉस थीटा जो है कंपोनेंट है जिसके कारण क्या हो रहा है, ds विस्थापन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, सपोज क्या करेंगे आप, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप क्या मानेंगे, एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को हमने क्या किया, इस पे हमने कार्य किया और हम इस कार्य को क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और कार्य करने में क्या हुआ, हमने बल लगाया, बल के कारण क्या हुआ, वस्तु जो है ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गई। बल लगाया, फोर्स लगाया, वस्तु ए से बी की ओर गतिमान हुई। मान लीजिए कि हमें एक पिंड को एक बिंदु ए ऐसे से बिंदु बी एसबी तक एक अलग बल की कार्यवाही के तहत ले जाने में किए गए कार्य का मूल्यांकन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि हमने बल लगाया है, बल के कारण कार्य हुआ है। तो जब हम स्मॉल वर्क की बात करेंगे, ठीक है, तो स्मॉल वर्क कैसे होगा, बल आपका सेम रहेगा पर साथ ही साथ क्या होगा, बल के साथ आपका होगा, बल जो है F cos थीटा है, विस्थापन होगा, विस्थापन हम कितना ले रहे हैं, ds, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं dw इक्वल्स टू F ds cos थीटा, F ds cos थीटा, या आप इसे लिख सकते हैं dw इक्वल्स टू, ये हटेगा F डॉट ds, ठीक है। अब ये हमने क्या कहा, स्मॉल वर्क, यानी जो आपका छोटा कार्य है, कम कार्य है, वो आपका dw बराबर F ds हो। अब हमें क्या करना है, पूरे पाथ के लिए से कैलकुलेट करना है। तो dw इक्वल्स टू F ds हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग dw इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग F डॉट ds, तो ये w हो जाएगा, F बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन, तो पूरी सरफेस के लिए आपका ds का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट ds, तो ये आपका कार्य यहाँ पे हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो कार्य आपका कुछ इस तरीके से हो। तो हम देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। The small amount of work done in moving a body from P to Q is given by, यानी पिंड को P से Q तक ले जाने में किया गया छोटा कार्य, P से Q हम वस्तु को ले जा रहे हैं और इसमें जो छोटा कार्य किया जा रहा है वो है dw इक्वल्स टू F डॉट ds, तो ये आपका कार्य है जो किया जा रहा है, dw इक्वल्स टू F डॉट ds,
ठीक है। नाउ व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अब क्या हुआ, हमने डिस्प्लेसमेंट को जीरो लिया। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बिटवीन एस ए टू एस बी एस फोर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे एस ए से एस बी पर, तो हमारे पास पूरा कार्य आ जाएगा। और क्या होगा, जब विस्थापन शून्य है, अब जब विस्थापन शून्य है तो शरीर को ए से बी तक, तो वस्तु को, यहाँ पे आप वस्तु लिखेंगे, वस्तु को ए से बी तक ले जाने में किए गए कुल कार्य का उपरोक्त अभिव्यक्ति में एस ए और एस बी बीच एकीकृत करके प्राप्त हो सकता है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, टोटल वर्क के लिए, कुल कार्य के लिए। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। तो अगर हम बल की बात करें तो बल हमारे पास यहाँ पे हम दो प्रकार के बलों की बात करेंगे, कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल और असंरक्षी बल। अब संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में अगर हम बात करें, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात करें, तो जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं, संरक्षी बल के बारे में बात करते हैं, तो संरक्षी बल वह बल होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। किस प्रकार का पथ यहाँ पे फॉलो किया गया है इसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संरक्षी बल की। इसका उदाहरण है, जैसे कि पहला आपका एग्जाम्पल है, हम ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ बिल्डिंग में खड़े हैं और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं, उसे नीचे की ओर डालते हैं। अब यहाँ पर ये जो वस्तु है उसे आप गिरा रहे हैं, उसका द्रव्यमान m है और यहाँ पर ये क्या किया गया है, नीचे की ओर फेंका गया है, नीचे की ओर गया है। ठीक है, फ्री फॉल में की कंडीशन में गया है। तो यहाँ पे जो है आपका जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बराबर होगा m इंटू जी के। क्या कहा गया है, वस्तु है, उसे A स्थिति से B स्थिति यानी ग्राउंड पोजीशन में फेंका गया है। क्या होता है, इसका द्रव्यमान m है और ये नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका फॉर्मूला mg है, m इसका द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण। अब आप क्या करते हैं, एक वस्तु है, उसे आप क्या करते हैं, यहाँ से धक्का देते हैं, वो इस तरीके से ऊपर से नीचे जाते 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 वो नीचे पहुंचती है। ठीक है, ये भी आपका क्या था, फ्री फॉल में था, अपने आप घुमा, गोल चीज थी या सर्कुलर चीज थी और वो नीचे गिर गई और ग्राउंड पोजीशन तक आ गई। जब यहाँ पे भी हम बल को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बल का मान यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, वो mg ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, दोनों कंडीशन में फोर्स क्या लग रहे हैं, सेम। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे आप वस्तु को कहीं से भी फेंकें,
ठीक है, कहीं से भी फेंके, ठीक है, ठीक है, आप वस्तु को चाहे कहीं से भी फेंके, मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन में फेंके, वहां कोई भी पथ जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सारे पथ में क्या होता है, जो यहाँ पे बल लगता है वो सेम होता है, उसका अमाउंट सेम होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, बस किस पे कर रहा है, ए और बी के ऊपर, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर ही यह निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव व्हेन द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी dependent only on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed and the final position। यानी संरक्षी बल कौन सा बल होता है, वह बल होता है जो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन पे ही निर्भर करता है, किस प्रकार का पथ लिया गया है उसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आपका संरक्षी बल ही यह बल है जिसमें क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर ही जो है यहाँ पे, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर ही यह निर्भर करता है। एक बल जो को संरक्षी कहा जाता है जब किसी पिंड को चलाने में बल द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल पिंड के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करती है, ना कि जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की पथ की प्रकृति। ठीक है, जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि चाहे आप वस्तु को जो है इस तरीके से नीचे गिरा दे, बिल्कुल सीधे आपने बाहर रखा और एकदम छोड़ दिया, या आप उसको इस तरीके से गिराएं, चाहे इस तरीके से गिराएं, कैसे भी गिराएं, हमेशा जो बल लगेगा वो सेम ही होगा। ठीक है, वस्तु का अगर द्रव्यमान सेम है तो जो बल लगेगा इसमें वो सेम होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कैसा पाथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर। इसके लिए आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। पहला, हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक वस्तु है और उसको हमने क्या किया, बी स्थिति से फेंका। अब जो ये बी स्थिति थी, अगर हम उसे ए से नापे तो ये जो थी वो एच ऊंचाई पर थी। बी वस्तु जो है या बी जो स्थिति है वो कहाँ पे है, एच ऊंचाई पर। ठीक है, तो वहां से जब हम इसे नीचे फेंकते हैं या उसकी जो है इनिशियल पोजीशन या ग्राउंड लेवल से जो स्थिति है वो कितनी है, एच, यानी ऊंचाई कितनी है, एच। अब हमने क्या किया, एक वो ले लिया, आपका प्लैंक ले लिया। ठीक है, और इस प्लैंक का जो है ये आपकी बी पोजीशन होगी, वहां पे जोड़ा, और एक यहाँ पे यानी ग्राउंड लेवल पे। अब यहाँ पर अगर हम ग्राउंड लेवल से देखें तो बी की जो दूरी है या जो उसकी ऊंचाई है वो एच। अब वस्तु क्या करती है, यहाँ से स्लाइड होकर नीचे ग्राउंड तक पहुंचती है। तो आपका जो बल है वो किधर लग रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, बल लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इसके अगेंस्ट यहाँ पे लगेगा जो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब ये क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो कि नीचे की ओर लग रहा है वस्तु पे। अगर हम माने कि वस्तु यहाँ पे ए पोजीशन में, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा mg। इसको अगर आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करो तो AC आपका mg साइन थीटा होगा, और एक यहाँ पे ब्रेक करो तो ये होगा आपका mg cos थीटा, mg साइन थीटा, mg cos थीटा। और इसके अगेंस्ट आपका क्या लगेगा, यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए स्थिति पर जो है ए पॉइंट पर वस्तु की पोजीशन माने तो वो आपका कुछ इस तरीके से कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक होंगे।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कार्य की बात करें पहली कंडीशन में, यानी फिगर ए में अगर हम कार्य की बात करें, ये आपके फिगर है, फिगर ए में अगर हम कार्य की बात करें, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यानी W इक्वल्स टू F इंटू H। विस्थापन क्या होगा, A से B की ओर जा रहा है तो H यहाँ पे विस्थापन होगा। फोर्स की बात करें, फोर्स का फॉर्मूला होता है M, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, mg, फोर्स क्या होगा, mg होगा, क्योंकि जो आपकी वस्तु है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है, वो आप उसका अमाउंट जो होगा, मात्रा जो होगी वो mg होगी। अब हाइट, डिस्प्लेसमेंट h, यानी यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो क्या है आपका, W इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो फर्स्ट केस में, केस 1 में किया गया कार्य इसका फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और यहाँ पे जो बल है यानी फोर्स है उसका फॉर्मूला है m इंटू जी। तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट h है तो आपका आ जाएगा m g h। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस की बात करें तो हमने क्या कहा कि हमने वस्तु को B स्थिति पे यहाँ पे छोड़ा तो वहां वस्तु स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आई, यानी ग्राउंड लेवल तक पहुंची। ठीक है, स्लाइड करते हुए ग्राउंड लेवल तक पहुंची। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और कितना है, mg sin थीटा। कितना है, mg sin थीटा। तो बल इधर की तरफ लग रहा है और कितना है, mg sin थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य क्या होगा आपका, बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, B से C की ओर जा रहा है। ठीक है, CB। ठीक है, बल क्या है आपका, ये है आपका mg sin थीटा, ये बल लग रहा है तो mg sin थीटा। CB की बात करें, ठीक है, ये जो है, तो ये अगर आप इसे निकालना चाहते हैं CB तो क्या निकालेंगे, ये आपका थीटा एंगल है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू, इन फिगर B the body is taken along a smooth inclined plane CB of height AB h and inclination theta। क्या कहा गया है, B फिगर में जो वस्तु है उसे एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में CB में, जो कि h हाइट पर है, वहां से छोड़ा गया है और वहां से गति करते हुए वो नीचे की ओर जाता है। The force F required against gravity is equals to mg sin theta। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लग रहा है वह कितना है, mg sin theta, and the distance moved in the direction of force is cb। और दूरी कितनी है, cb है। Hence work done is W equals to F into cb। F यानी mg sin theta, h अपॉन साइन थीटा या mg साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड केस में आपकी वैल्यू भी आ गई है mgh। ठीक है, और फर्स्ट केस में भी आपकी वैल्यू क्या आई है, mgh। ठीक है, फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी, दोनों केसेस में आपका क्या आया है, कार्य mgh आया है। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो कार्य किया गया है वह जो है पथ के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया है, इसे आप नोट करेंगे।
अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल के गुण। संरक्षी बल के गुण क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, संरक्षी बल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, यहाँ पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी कौन सा पाथ फॉलो किया गया है उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body from one position to other depends only on initial and final position of the body। किसी पिंड को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने में संरक्षी बल द्वारा या इसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यानी जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल की बात करते हैं तो संरक्षी बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो कभी भी जो है पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस के ऊपर ही निर्भर करता है। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बट द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। संरक्षी बल द्वारा या इसके विरुद्ध किया गया कार्य पिंड द्वारा आरंभिक या प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने के लिए अपनाए गए पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या कहा गया है कि आपका चाहे पथ कैसा भी हो, ठीक है, ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रहे, चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, कैसा भी पथ है, तो क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ए और बी पोजीशन पे ही निर्भर करता है। बीच का जो पथ है, पथ कैसा है इसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू एनी राउंड ट्रिप, ठीक है, दैट इज क्लोज पाथ वेयर इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड विद द फाइनल पोजीशन इज 0। अब अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और उससे कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए कि जिस वस्तु पे वो लगा है वो कुछ इस तरीके से वृत्ताकार पथ पे घूमता है और जिस पोजीशन से वो चलना शुरू हुआ था उसी पोजीशन में वो वापस आ जाता है। यानी ए और बी जो स्थिति है दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही, आपस में मिल रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। दोनों प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों क्या है, एक है। तो इस कंडीशन में कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल, वो क्या होता है आपका, शून्य होता है, यानी 0 होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका संरक्षी बल होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आप क्यों होता है ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, वो जो है पथ के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, पाथ कैसा फॉलो किया है उसके ऊपर निर्भर नहीं कर, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर कर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, एक ही है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल आपका 0 होता है, यानी 0 होता है। किसी भी गोल यात्रा यानी बंद पथ जहां अंतिम स्थिति पिंड की प्रारंभिक स्थिति के साथ मेल खाती है के माध्यम से एक जो है पिंड को स्थानांतरित करने में एक, ठीक है, एक संरक्षी बल द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य ही हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, यानी संरक्षी बल के गुण हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट करें।
अब हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन। तो यहाँ पर आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसे हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, यानी यह एक ऐसी ऊर्जा है जो गति के कारण यानी मोशन के कारण होती है। कोई भी वस्तु गति में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती ही है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि किस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, इसके बारे में हम बात करें। लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग, ठीक है, इसे आप P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका m इंटू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के ऊपर। वहीं अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv², ठीक है, और यहाँ भी आपकी गति के ऊपर निर्भर है। अब ये दोनों जो आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं, भौतिक राशियां हैं, दोनों किसके ऊपर निर्भर कर रही हैं, वेग के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसमें इनके बीच में क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लेंगे कि आपके पास एक वस्तु है, वो गतिमान है, वो चल रही है और उस वस्तु का मान क्या है, m, उसका द्रव्यमान m है और उसकी जो चाल है वो v है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या कहें कि इसके काइनेटिक एनर्जी की, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है वो होगी आपकी हाफ m और v का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m v का स्क्वायर, तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसे ऊपर और नीचे जो है m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 2m और यहाँ आ जाएगा m² v²। अब P की अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा p² अपॉन mv। ठीक है, m ट्वाइस m, p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आपके पास यहाँ पे P जो हो जाएगा, ठीक है, P हो जाएगा आपका 2m काइनेटिक एनर्जी जो है, या E आप लिख सकते हैं इसका √3, इसकी जगह आप E लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल्स टू 2me आ जाएगा, जहाँ पे E क्या है आपकी, E है आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका P का फॉर्मूला हो गया 2me √2me। और यहाँ पे क्या क्या पता चलता है आपको, अगर हमारा E काइनेटिक एनर्जी है तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके m से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान की, यानी जितना कम द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपकी। ठीक है, अगर हम P की बात करें तो P के साथ भी इसका जो रिलेशन है, p² जो है वो है आपका m के साथ, तो यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा आपका जो है यहाँ पे संवेग, उतना ज्यादा उतना दोगुना हो जाए, मतलब आपका डबल हो जाए। ठीक है, आपका डबल हो जाए, यानी स्क्वायर में ये आपका बस। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे क्या रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है P अपॉन 2m होता है, और अगर हम P की बात करें तो P होता है आपका यहाँ पे p² अपॉन 2m होता है और P होता है आपका 2m। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये होगा आपका p² अपॉन 2m।
ठीक है, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना। इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी, यानी m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और v क्या है, वस्तु का वेग है। तो जो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय p इक्वल्स टू mv। और काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, नीचे और ऊपर m से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर यानी p स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, यानी p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2me। ठीक है, तो p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2me, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें हमने जो है आपके ये जाना कि संरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये भी हमने जाना। आई होप आपने ये सारे टॉपिक नोट किए होंगे, अच्छे से रिवाइज किए होंगे। अगर आपको जो है क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस